डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशरफ है और मैं अपनी किस्मत से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शायद इसका कारण मेरे पापा हैं। मेरे पापा ने बचपन से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और धीरे धीरे वो उसमें कामयाब होते गए। हमारे पास पैसा आता गया और मैं बचपन से ही जैसे अमीर हो गया था। मैं क्लास में सब कुछ वो लेकर जाता जो किसी के पास नहीं होता। हमारे घर में सबसे ज़्यादा पैसे थे, इसीलिए हमारे मोहल्ले में हमारी काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी। हमारा बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, हमारे पास पैसे भी बढ़ते जा रहे थे और हम अलग अलग ब्रांचेस खोलने लग पड़े थे। मैंने जैसे ही अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया तो हमारा काम और ज़्यादा बढ़ गया। अब हमारे काम में भरोसेमंद आदमी ज़्यादा हो गए थे। हम बाहर वालों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हम अपनी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करने लगे थे। पापा भी हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते और काम पर कम। हम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा चुके थे, इसलिए अब हम काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते थे और ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते थे। यही कारण था कि हमने अपने शहर के बाहर एक छोटी सी जगह ले ली थी और हमने सोचा था कि वहाँ पर हम एक फार्म हाउस बना लेंगे। उस फार्म हाउस पर हम एक पूल रखेंगे और वहां पर खेलने के लिए भी बड़ा सा ग्राउंड बनाएंगे। आसपास की ज़मीन भी खाली पड़ी थी और हम सोच कर रखे हुए थे कि जैसे जैसे हमें वहां पर पसंद आता जाएगा, हम आसपास की बड़ी ज़मीन भी खरीदते जाएंगे। हम वहां पर गोल्फ कोर्स भी बनाएंगे और ऐसे ही अलग अलग चीज़ें बनाते जाएंगे। यही कारण था हमने उस जगह को खरीद लिया था और पापा को वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो भी चाहते थे कि हम काम जल्द से जल्द शुरू करवा दें। मैं इस काम को खुद अपने हाथों से शुरू करवाना चाहता था, तो मैं शहर से काफ़ी ज़्यादा मजदूर और मिस्त्री लेकर वहाँ पर पहुँच गया और खुदाई का काम शुरू हो गया। हमारे घर की अगर नींव अच्छी हो तो हमारा घर भी अच्छा ही होता है। यही सोचकर मैं वहाँ पर खुदाई करवा रहा था ताकि नींव ज़्यादा गहरी हो। मुझे नहीं पता ये इलाका कैसा होगा। मुझे इतना ज़रूर पता है कि पहले ज़माने में यहाँ पर खेत हुआ करते थे और खेती के कारण ये ज़मीन थोड़ी सी नीचे को धंस जाती है। हमने यहाँ पर अच्छे से कुटाई करवाई। उसके बाद नींव भी ज़्यादा गहराई पर थी। लेकिन वहाँ पर जैसे ही सफाई का काम चल रहा था तो हमें वहाँ पर एक बक्सा मिला। ये बक्सा लकड़ी का था और उस पर काफ़ी ज़्यादा घुन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उस पूरे बक्से को अब तक खाया नहीं गया था। उस पर दीमक भी लगे थे और घुन भी लगा था। फिर भी वो पूरा बक्सा जैसे खुरचा हुआ था, लेकिन पूरा खाया नहीं गया था। उसके बाहर एक ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी आसपास नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरा भाई भी वहाँ पर बैठा यही देख रहा था कि उस बक्से में क्या था। वो मुझे बार बार कह रहा था कि हमारे हाथ में एक और खजाना लग गया है। अब हम कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा करने वाले हैं। वो भी काफ़ी एक्साइटेड था और मैं भी उस बक्से को खोलना चाहता था। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पापा को फ़ोन लगाना चाहता था। मैं उनको भी ये बताना चाहता था कि यहाँ पर आखिर हमें मिला क्या है। तो पापा ने मुझे फ़ोन पर कहा कि वो भी वहाँ पर आना चाहते हैं और हम इकट्ठा ही उसे खोलेंगे। और वैसे भी उस ताले को तोड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। उस पर जंग ज़रूर लगा था, लेकिन उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। तो आरी को लाने के लिए पापा गए हुए थे। पापा जैसे ही वहाँ पर आए तो मज़दूरों को दूर ले जाया गया। हम नहीं चाहते थे कि कोई भी देखे कि उसमें है क्या, तो हम 4 लोग वहाँ पर खड़े उस ताले को तोड़ने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरा भाई सबसे ज़्यादा जिद कर रहा था उस ताले को खोलने के लिए, तो हम भी मान चुके थे कि वो ही उस ताले को खोल ले तो अच्छा रहेगा। वो आरी लेकर आगे को बढ़ गया और उस ताले को ऊपर से काटना शुरू हो गया।
उसने 10 से 15 मिनट में ही उस ताले को काट दिया था। उसके बाद उस लकड़ी के बक्से को खोला जाना था। अब उसने उस लकड़ी के बक्से को खोला तो हम सब हैरान थे। हमने पहले से सोचा हुआ था कि उसमें कुछ न कुछ सोने का सामान ज़रूर मिलेगा या उसमें गहने छिपा कर रखे गए होंगे, लेकिन हमने जैसे ही उसे खोला तो हम परेशान से हो चुके थे। उसके अंदर से एक बोतल निकली जो काफ़ी साफ थी। उसके अंदर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था और ऊपर से ढक्कन लगाया गया था। हम सब काफ़ी ज़्यादा परेशान से थे क्योंकि हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगाई थी और 1 घंटे के लिए मज़दूरों को भी रोक दिया था ताकि वो काम ना करें। और इस बक्से से निकला क्या? सिर्फ एक कांच की बोतल और उसमें कुछ कागज़ के टुकड़े। हमने बीच से कागज़ के उन टुकड़ों को निकाला और उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो उर्दू में थे और हम में से किसी को उर्दू नहीं आती थी। तो हम भी ये सोचने लग गए कि ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ है और वैसे ही किसी ने छिपा कर रखी होगी। वो कागज़ के टुकड़े मेरे भाई के हाथ में ही थे क्योंकि उसने ही उस बोतल को खोला था और उसने बड़ी जल्दी से उन टुकड़ों को दोबारा उस बोतल में डाला और बोतल को बंद कर दिया। उसने उस बोतल को दोबारा उसी बक्से में रख दिया और ये कहा कि इस बक्से को कहीं फेंक दो। वो लकड़ी का बक्सा देखने में एंटीक लग रहा था और उस बोतल का डिज़ाइन भी काफ़ी अलग था, लेकिन वो काफ़ी गुस्से में था और उसने कहा इसको कोई ना कोई फेंक ही दो। उसके बाद वहाँ पर मिस्त्री खड़ा था और उसने कहा कि ये बक्सा मुझे दे दो, मुझे वैसे भी सामान रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा ही बक्सा चाहिए और ये बोतल भी काफ़ी सुंदर लग रही है, मैं इसमें कुछ ना कुछ सामान ज़रूर रख लूँगा। इसके बाद वो बक्सा ले गया और हम भी इसी तरह से घर को आ गए क्योंकि हमें पता था 1 घंटे में काफ़ी काम हो सकता था और हमने उस लकड़ी के बक्से के लिए 1 घंटे का काम बर्बाद कर दिया था। उस दिन हम जल्दी ही घर आ गए थे और घर पर आकर हम टीवी देखने लगे, लेकिन रात के 8 बजे कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जिसने हम सबको हैरान कर दिया। मेरा भाई बार बार ये कहता कि उसे आसपास कोई ना कोई नजर आ रहा है। उसे काले रंग की परछाई नजर आती। पहले तो मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था क्योंकि वो ऐसा मजाक हर बार करता ही रहता है। घर पर वो भूत प्रेत दिखने का मजाक या ऐसे जिन्न दिखने के मजाक करता ही रहता है। मुझे इस बार भी ऐसा ही लगा कि वो ऐसा ही कुछ मजाक कर रहा है। मैंने पापा को कह दिया कि ये मजाक कर रहा है और इसे यहाँ से अपने कमरे में भगा दो। आज इसे जल्दी सुला दो ताकि ये दोबारा इस तरह से हमें परेशान ना करे। लेकिन उस पूरी रात वो अपने कमरे से चिल्लाता रहा। हमने उसके कमरे में जाकर देखा तो हमें कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन सच में ऐसा मजाक उसने पहले कभी नहीं किया था। आज वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा था तो मुझे भी शक होना शुरू हो गया। मैं भी आज उसके साथ ही उसी कमरे में सोने को तैयार हो गया। लेकिन वो रात को कई बार उठा और उसने ये कहा कि वहाँ पर एक काला साया खड़ा है जो उसकी तरफ घूर रहा है। मुझे कभी वो काला साया नजर नहीं आया, उसने कई बार कहा और मैंने कभी यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ नजर आया ही नहीं। अगले कई दिनों तक ऐसा ही कुछ होता जा रहा था और उसकी सेहत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई थी। उसकी सेहत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और वो हर रात सोता नहीं बल्कि चिल्लाता रहता और डरता रहता। पापा, मैं और मम्मी भी उसके साथ सो चुके थे। किसी को कुछ भी एहसास नहीं होता, ये सारे एहसास उसे ही होते। आज हम उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे। डॉक्टर भी उससे पूछताछ करने वाला था। डॉक्टर ने उसे एक कमरे में बिठा लिया और उसके कई सारे टेस्ट किए। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आया है, ना तो ये दिमागी तौर पर बीमार है और ना ही इसे कोई बीमारी हुई है। आखिर वो ऐसी हरकतें झूठ मूठ में ही कर रहा हो सकता है, लेकिन ऐसी बड़ी हरकत। इतने दिनों से वो खुद परेशान है और सो नहीं रहा है। वो अपनी सेहत इतनी ज़्यादा खराब कभी नहीं कर सकता। वो तो जिम में जाकर अपनी सेहत बढ़िया बनाने की हर कोशिश करता है। वो अगर हमसे लड़ भी पड़े
तो हम कभी कभी खाना नहीं खाते, लेकिन वो अपना खाना कभी मिस नहीं करता। उसकी तो आदत ही ऐसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी खाना नहीं छोड़ता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो खाना तक नहीं खा रहा था। उसे भूख लगती ही नहीं। वो हमेशा कहता कि उसे आसपास साए नजर आते हैं और कभी कभी कहता कि उसके शरीर के अंग भी अपने आप हिलने लगते हैं। उसकी उंगलियां अपने आप हिलती हैं जैसे उसको कोई इशारा कर रही हों। उस दिन डॉक्टर से भी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा था। डॉक्टर ने कुछ बताया ही नहीं। वो तो कहने लगा कि मैं कुछ नींद की गोलियां दे देता हूं, इसे खाकर वो सो जाएगा और आराम रहेगा। रात को ही वो ज़्यादा परेशान होता है। हमने भी कहा बिल्कुल, वो अंधेरे में या रात को ही परेशान होता है। बाहर भी जब अंधेरा हो जाता है तब ही वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है। दिन के वक्त वो ऐसी हरकतें नहीं करता। तो उस दिन भी हमने उसे नींद की गोली दी, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ। वो पूरी रात सोया ही नहीं। तो हमने डॉक्टर से फ़ोन लगाकर पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि डबल डोज कर दो, उससे तो नींद पक्का ही आ जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद हमने एक गोली और खिला दी, लेकिन मेरा भाई उस रात बिल्कुल नहीं सोया। उसे तो जैसे नींद आ ही नहीं रही थी। वो बार बार उठता और हमेशा कहता कि देखो मेरे अंदर कुछ है, देखो मुझे बाहर भी कुछ नजर आ रहा है। ऐसे कहकर वो बार बार उठ जाता। लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे वो इसी तरह से परेशान था। उसका वजन कभी 80 किलो हुआ करता था, लेकिन अब 65 किलो रह चुका था। वो इतना कमज़ोर होता जा रहा था। जिम जाने की तो उसे जैसे तलब भी नहीं होती। जैसे वो पहले हमेशा जिम के लिए भागा रहता था और कभी कभी दिन में 2 वक्त जाया करता था, अब तो वो जिम की तरफ बिल्कुल नहीं चलता। वो तो हमेशा कहता कि मेरा शरीर थका हुआ है, रात को मैं सो नहीं पाया। वो दिन के वक्त सोने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे मेरे भाई की हरकतें बदलना शुरू हो गई थी। अब वो जैसे स्टेबल होने लगा था, लेकिन उसकी आदतें काफ़ी अजीब हो गई थी। वो जिम बिल्कुल नहीं जाता और खाना भी कम खाता, लेकिन वो कच्चा मांस खाता और कभी कभी तो वो बाहर जाकर कीड़े मकोड़े खाना शुरू हो जाता। ये हमारे लिए काफ़ी डरावना एहसास था। कभी कभी वो ऐसा कहता कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ है। उसके बाद वो रोना शुरू हो जाता, लेकिन एक ही मिनट में वो उठकर बाहर की तरफ चल पड़ता और हमें पागल कहने लगता कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, पागल कहीं के। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चलने लगता। उसका स्वभाव बदलने लगा था। हमें कभी कभी ऐसा लगता कि वो एक इंसान नहीं है, बल्कि 2 इंसान हैं। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो गया था, कहीं उसमें कोई प्रेत का साया तो नहीं आ गया है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलता गया और हमने इस बारे में डॉक्टर से भी बात की और डॉक्टर का कहना था कि हो सकता है उसमें ड्यूल पर्सनैलिटी बनना शुरू हो गई हो। ऐसा कई लोगों के पास होता है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। उनके शरीर के अंदर ही 2 दिमागों का विकास हो जाता है, 2 स्वभाव बन जाते हैं, एक कुछ और एक कुछ और। दोनों ही अलग होते हैं और दोनों को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। हो सकता है उसे भी वो बीमारी हो गई हो। हमें उसके टेस्ट करवाने होंगे। डॉक्टर ने अंत में मेरे भाई को अपने पास बुला ही लिया। वो उससे पूछताछ करना चाहता था ताकि पता चल पाए कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने इसकी रिकॉर्डिंग भी करवाई ताकि सबको ये बता सके कि उसमें ड्यूल पर्सनैलिटी है। उसने एक कमरे में एक कैमरा लगाया और अकेला ही उससे बात करने लगा। वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। हमने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया था कि आजकल वो कीड़े मकोड़े और मांस खाने लगा है, और वो भी कच्चा। लेकिन पहले तो वो गोश्त खाता था, लेकिन कभी कभी उसे मांस ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन कभी कभी हमारे लिए वो खा लेता था। आज डॉक्टर भी उसे कुछ ऐसी ही बातें कर रहा था। पहले 15 मिनट तो डॉक्टर ने उसका स्वभाव जानने की कोशिश की और उससे साधारण बातें की, लेकिन मेरा भाई कुछ अलग सा ही बोलता जा रहा था, जैसे वो मेरा भाई हो ही ना। धीरे धीरे डॉक्टर ने अजीब सी चीज़ें बोलना शुरू कर दी। उसने उसको पागल कहना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि कच्चा मांस खाने वाले तो बेवकूफ़ होते हैं,
कीड़े मकोड़े बेवकूफ़ खाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। उसके बाद जैसे मेरे भाई को गुस्सा आना शुरू हो गया, वो डॉक्टर को खुद बेवकूफ़ कहने लगा, लेकिन डॉक्टर भी बार बार जानबूझकर उससे बहस करता जा रहा था। डॉक्टर उससे कह रहा था कि तुम बेवकूफ़ हो, कीड़े मकोड़े खाकर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम तो ताकतवर भी नहीं हो, देखो कैसे मरियल से पड़े हो। अब मेरा भाई ज़्यादा गुस्से में आने लगा था। मेरे भाई ने कहा कि वो यहाँ पर बैठा वो सब कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। उसके बाद मेरे भाई ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हम सब हैरान हो गए। पानी का गिलास जो उससे 3 फुट दूर पड़ा था, वो उसने दूर से खींचकर अपने पास ले लिया। उसने उसे छुआ तक नहीं, जैसे वो खींचता हुआ उसकी तरफ आ गया। डॉक्टर भी 1 मिनट के लिए सन्न हो चुका था। उसके बाद मेरा भाई बिल्कुल सामने बैठा था और डॉक्टर ने अपना गला पकड़ लिया। वो अपने गले को खुद ही दबा रहा था और डॉक्टर को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने एक सिग्नल किया। ये सिग्नल पहले से बताया गया था कि अगर उसने ये सिग्नल किया, इसका मतलब होगा कि अंदर सबको आना होगा। हम भागकर उस कमरे में पहुंच गए और डॉक्टर को किसी तरह से छुड़ाया। हमने डॉक्टर को खुद उसके हाथों से छुड़ाया था। वो अपना गला खुद घोंट रहा था। उसके बाद डॉक्टर हमें लेकर बाहर चला गया। हमें वो एक कमरे में ले गया। हम भी जानना चाहते थे आखिर ये कैसी बीमारी है जो सबको होती जा रही है। तो डॉक्टर ने बताना शुरू किया कि उसके 30 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कभी नहीं देखा कोई ऐसा इंसान, और ऐसी शक्तियां होती भी हैं उसे खुद यकीन नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि वो उसका गला दूर बैठा ही घोंट रहा था और जैसे उसने मेरे हाथों पर कंट्रोल पा लिया था। ये कोई आम चीज़ नहीं हो सकती। उसने खुद कहा कि आपको डॉक्टर की नहीं, किसी और की ज़रूरत है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसके शरीर में ज़रूर ही भूत प्रेत या कुछ ऐसी ही बला का साया है। आपको किसी बाबा के पास जाना चाहिए। हम खुद परेशान थे। एक इतने बड़े डॉक्टर ने हमें खुद सलाह दी थी कि हमें किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता और मुझे लग रहा था कि ये डॉक्टर भी बूढ़ा हो चुका है, बेवजह ये बात बना रहा है और वहाँ पर जो भी हुआ कुछ ना कुछ साइंस के रिलेटेड ही हुआ होगा। शायद टेबल पलट गया होगा जिससे ग्लास हिला होगा, और ये तो पहले से ही पागल लग रहा है। इसने अपना गला घोंटकर इस बात को जानबूझकर खुद से छुड़ाने की कोशिश की होगी। इसके पास कोई इलाज होगा ही नहीं, इसलिए ये हर बात को छिपा रहा है। मुझे तो उस डॉक्टर पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरे पापा को उस डॉक्टर पर पूरा यकीन था। डॉक्टर को पिछले 15 सालों से पापा जानते थे। इसके बाद उस डॉक्टर ने पापा को एक बाबा के बारे में बताया। हम उसी शाम उस बाबा के पास पहुंच गए। ये एक छोटी सी दरगाह थी जो दूर से नज़र तक नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें बैठे वो बाबा काफ़ी समझदार लग रहे थे। उससे हमने काफ़ी देर तक बातें की। वहाँ पर मेरे भाई को नहीं लाया गया था। मेरा भाई अब भी उसी डॉक्टर के पास था, लेकिन यहाँ पर बाबा काफ़ी नई चीज़ें बता रहे थे। बाबा ने कहा कि ज़रूर ही उस पर किसी जिन का साया होगा। जिन किसी के शरीर पर कब्जा कर लें तो उसे आसानी से नहीं छोड़ते। वो धीरे धीरे उसकी आत्मा को खाते जाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं और उस शरीर पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। इसी तरह से वो धीरे धीरे शरीर बदलते जाते हैं और इंसानों के साथ रहते जाते हैं। ये जिन बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं और उन्हें मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। यकीनन तुमने कुछ ऐसी चीज़ को खोला होगा जिससे वो जिन निकला होगा। हमारे दिमाग में सबसे पहले उस बक्से में पड़ी बोतल ही आई और हमने उस बोतल के बारे में उस बाबा को बता ही दिया। उसके बाद बाबा ने कहा, तुमने नब्ज पकड़ ही ली, अब उस बोतल को लेकर आओ और उसमें जो कागज़ है उसे लेकर आओ। उसमें जो लिखा होगा हमें वो करना होगा, ज़रूर ही हमारे फ़ायदे के लिए है। उसके बाद हम दोनों निराश थे। हमने उस बक्से को किसी को दे दिया था और शायद उसने उसे फेंक भी दिया होगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर वो उसके पास हो
तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन उससे हमें कागज मिलेगा या नहीं ये हमें नहीं पता। हम उस मिस्त्री के घर उसी रात पहुंच गए। हम समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हम उस मिस्त्री के घर गए तो वो हमसे ज़्यादा परेशान था और सर पकड़कर घर में ही बैठा था। उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी और वो ज़्यादा परेशान था। उसकी सेहत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसने हमसे कहा, ले लो ये बक्सा, ले लो ये बोतल। जब से ये घर में आए हैं तब से मैं परेशान पड़ा हूँ। मेरे घर में एक मनहूस साया घूमता है जो हम सबको परेशान करता है। वो मुझे भी मारना चाहता है। इतना सुनने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था कि उसके साथ भी कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन हमें इस बात की खुशी थी कि उस बोतल को वहीं पर रखा गया था और उस कागज़ को भी, वो बक्सा भी वहीं पर पड़ा था। हम उस बक्से, बोतल और कागज़ को लेकर उस बाबा के पास पहुंच गए। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन हम अब तक शांत नहीं हुए थे। हम इसका इलाज आज ही चाहते थे क्योंकि हम इसे लंबा नहीं खींचना चाहते थे। उस बाबा ने उस बोतल से उस कागज़ को निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें यह बताया गया था कि इस बोतल में एक जिन्न को कैद किया गया है और अगर तुम इस कागज़ को पढ़ रहे हो तो यकीनन तुम इसे खोल चुके होगे। अब तुम एक ही काम कर सकते हो, जिसने इसे खोला है इसमें पानी भरकर उसे पिलाओ। जितना पानी भरा होगा वो उसे पूरा पी जाएगा और वो जिन्न की आत्मा निकलकर इस बोतल में आ जाएगी। उसके बाद इस कागज़ को इसमें रखो और बोतल को दोबारा बंद कर दो और अपनी जिंदगी जियो। ये काम तो आसान था, लेकिन हमें करना कैसे होगा ये सोचना था। क्या वो इस पानी को पिएगा? पिलाना तो होगा, शायद इससे काम बन जाए। हम दोनों उस बाबा के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, लेकिन उस हॉस्पिटल में कुछ अजीब सा हो चुका था। वहां पर कांच की खिड़कियां टूटी हुई थी, अंदर लोग भी बेहोश पड़े थे और वहां अफरा तफरी मची हुई थी। वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे बयां करने के लिए वहां कोई भी नहीं था। जो बेहोश हो चुके थे वो होश में नहीं आ रहे थे और शायद जो होश में होंगे वो अस्पताल से भाग चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई लड़ाई हुई होगी। ज़रूर ही किसी पेशेंट के रिश्तेदार यहाँ पर हुड़दंग मचाकर गए होंगे। हमें तो अपने भाई के पास जाना था। हम भागकर उसके कमरे में गए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। हम पूछते भी किससे? हम आधा घंटा वहाँ पर उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसके बाद हम वापस घर में आ गए। हमने देखा मेरा भाई घर में ही बैठा टीवी देख रहा था और कच्चा मांस खा रहा था। उसे इस हालत में देखकर बाबा भी कह रहे थे, ये साधारण इंसान नहीं लगता, इसके शरीर पर बहुत ज़्यादा कब्जा हो चुका है और ये ज़रूर ही जिन्न का कब्जा होगा। इसके बाद हमने उस बोतल में पानी भरा और मैं खुद अपने भाई को पानी पिलाने के लिए वहाँ पर गया। मैंने उससे कहा कि ये पानी पी लो, खाना तो तुम बहुत खा चुके हो। लेकिन जैसे ही उसने उस बोतल को देखा, वो मेरी तरफ हंसी की नज़र में देखने लगा। वो जैसे जानता था मैं क्या करना चाहता हूँ। वो एक मुस्कान देता ही गया और मेरी आंखों में एक टकटकी लगाए देखता ही रहा। उसने काफ़ी देर बाद ये कहा, तुम दोबारा ऐसा नहीं कर पाओगे। पिछली बार उस बुढ़े ने मुझे फंसा लिया था, तुम नहीं फंसा सकते। उसके बाद उस बाबा और पिताजी ने दोनों ने उसे पकड़ लिया। अब हम उसके मुंह में वो बोतल को डालकर उसे वो पानी पिलाना चाहते थे, लेकिन वो मुंह को बहुत ही जोर से जकड़ चुका था। हम पानी उसके मुंह में डाल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके बाद हमें भी ऐसा महसूस होना शुरू हो गया जैसे हमारे शरीर में शक्ति कम होती जा रही है। वो ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ जैसे मेरे भाई की आत्मा आई हो। ये मेरे भाई का शरीर था और जैसे नीचे बैठा मेरा भाई ही रो रहा था, जल्दी पिला दो, जल्दी पिला दो, उसने ऐसा कहा। उसके बाद मैंने जल्दी से उस बोतल का पानी उसे पिला दिया और उसने भी बड़ी ही तेजी से उस पानी को पी लिया। थोड़ी देर में जैसे वहाँ कमरे की लाइट बिल्कुल बंद हो गई और वहाँ पर अंधेरा हो चुका था, लेकिन थोड़ी सी रोशनी जो बाहर से आ रही थी उससे हम साफ साफ देख पा रहे थे। वहाँ पूरा पानी पीने के बाद जैसे वो रोशनी बिल्कुल वापस आ गई
और वहां मेरा भाई भी आंखों से पानी निकाल रहा था और मैंने भी जल्दी से उस बोतल में उस कागज को डाला और उसको ऊपर से बंद कर दिया। वहां जैसे वो बिल्कुल शांत सा पड़ गया था। उसके शरीर की शक्ति जैसे खत्म हो चुकी थी। काफी देर हम उसके ऊपर बैठे रहे और उसके बाद मेरा भाई खुद कहने लगा, उतर जाओ, मैं वापिस आ चुका हूं। इसके बाद हम उसके शरीर के ऊपर से उतर गए और उसके बाद वो भी सोफे पर आकर बैठ गया। वो काफी थका हुआ था और हमसे खुशी में बातें कर रहा था। उसने कहा उस साए ने मुझ पर कब्जा कर लिया था। ये काफी बुरा एहसास था। इसके बाद वो बाबा भी वहां से चला गया और जाते जाते उसने ये ही कहा, इस बोतल को इस बक्से में डालकर कहीं काट दो। ये किसी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए और अगर तुम्हें ऐसी जगह का पता है जहां पर कोई नहीं आ सकता, वहां पर ही गाड़ना। ये जिन वापिस जरूर आएगा और हो सकता है अगर तुम तब तक जिंदा रहे तो तुमसे बदला जरूर लेगा। उसके बाद हमने उस बोतल को उसी बक्से में रख दिया और उसे बंद कर दिया। मैं एक पुराने ताले को लेकर आया और वहां पर पुराना ताला ही लगा दिया। ये 40 साल पुराना ताला था और मैं इतना पुराना ताला इसलिए लगाना चाहता था ताकि गलती से अगर कोई इसे खोलना भी चाहे तो उसे भी वैसा ही एहसास हो जैसा हमें हुआ था। हमें भी लगा था कि ये पुराना बक्सा है तो उसे भी कुछ ऐसा ही लगे और वो भी अपना दिमाग लगा पाए और इसके बारे में जान पाए। मैं वैसे ही इस ताले को लगाना चाहता था। इसके बाद हम ये सोचते रहे कि इस बक्से को कहाँ पर गाड़ें या कहाँ पर फेंकें। मैंने कहा कि गहरे समंदर में इसे फेंक देते हैं, लेकिन पापा ने कहा कि गोताखोर वहां पर गोता लगाते रहते हैं और वो भी पुराना खजाना समझकर इसे निकाल ही लेंगे और परेशानी में आ जाएंगे। हमने वहां काफी देर तक सोचा। हम अगले 10 दिनों तक उस बक्से को घर पर ही रखे रहे। उसके बाद हमने सोचा कि फार्म हाउस के पीछे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वहां पर काफी गहराई में खोदकर उसे वहां पर दबा देते हैं। वहां पर कौन घर बनाने वाला है? इतनी ऊंची पहाड़ी पर कोई घर नहीं बनाता। हमने सोचा कि शायद अगले 100 से 150 साल तक वहां कुछ नहीं बनेगा और हमने उसे वहीं पर गाड़ दिया। हम अब खुश थे। मेरे भाई की सेहत भी बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। 6 महीने में वो काफ़ी रिकवरी कर चुका था और हम भी बहुत ज़्यादा खुश। उस जिन से हम निजात पा चुके थे। अगले साल हमें और भी ज़्यादा खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो गई। जहाँ पर हमने उस फार्म हाउस को बनाया था, कहते हैं कि वहाँ पर एक प्रोजेक्ट पास हुआ है जिसमें वहाँ उस गांव में एक बड़ा अस्पताल बनेगा और अस्पताल में सारी सुविधाएं होंगी। हम अब उस फार्म हाउस में हमेशा ही जाते हैं और हमें खुशी है वो अस्पताल वहीं पर बनेगा। लेकिन जैसे ही अगली सुबह मैंने टीवी ऑन किया तो टीवी में एक ही खबर चल रही थी कि वहाँ हमारे ही उस फार्म हाउस वाले गांव में वो अस्पताल उस पहाड़ी को तोड़कर बनना था और वहाँ से उनको एक पुराना बक्सा मिला है। हर न्यूज़ चैनल पर वही बक्सा नज़र आ रहा था और उसे सबके सामने खोला गया और उससे एक बोतल निकली। जैसा हमारे साथ हुआ था, हमने खुद टीवी में वैसा ही लाइव देखा। हम ये सोच रहे थे कि कौन वो बेचारा होगा जो उस बोतल को खोलेगा। वो एक टीवी एंकर लड़की थी। उसने उस बोतल को खोला और उसने सोचा कि इसमें कुछ नहीं होगा। उसे भी उर्दू नहीं आती थी तो उसने भी उस कागज़ को दोबारा बोतल में रख दिया और उस बोतल को वो घर पर ले गई। उसने कहा ये बक्सा भी एंटीक है और ये बोतल भी, इस पर हम और कुछ कल सुबह लेकर आएंगे। वो इस पर एक शो लेकर आने वाले थे, लेकिन हम जानते थे इस शो के आने से पहले ज़रूर ही उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन तभी मेरे पापा ने मुझे याद करवाया कि उस बाबा ने कहा था वो जिन हमारा पीछा ज़रूर करेगा। हम अब ये सोच रहे थे कि हमें उससे कैसे निपटना होगा और हमें दोबारा वही करना होगा जो मेरे भाई के साथ किया था। हमें उस न्यूज़ एंकर को ढूंढना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए?